Assalamualaikum my YouTube family. Hope all of you are fine and enjoying your life. Today we are going to discuss part B of paper size of grade 8. So guys, let's start कि इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखें। ठीक है, राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज़ ऑफ 4 मार्क्स का था। तो इट इज़ अंडरस्टूड के जो हर लॉ है, ठीक है, उसको कितने हैं 2 मार्क्स अवार्ड किए जाने थे। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल क्या है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट विल बी ग्रांटेड 2 मार्क्स इफ इट इज़ रिटन करेक्टली। और सेकंड क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल एक ही प्लेन पर वाक़ होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाने थे। अगर आप इसके साथ एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं तो वेल एंड गुड, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो चूँकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करें। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि हर डेफिनेशन जो है उसको 2 मार्क्स अवार्ड दिए जाने थे। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, रिफ्लेक्शन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी बताना वो ये थी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आप ये बताएं कि लाइट जो है वो किसी सरफेस पे पड़ के उसमें से किसी स्मूथ शाइनी सरफेस पे पड़ के तो वो उसमें से टकरा के पलट कर वापस आ रही है। जब तक आपने पलट कर वापस आने या मुड़ने की बात नहीं लिखनी तो रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। दूसरी तरफ आ जाता है ट्रांसमिशन। ठीक है, जब रोशनी शफाफ अशिया जैसा कि हवा, पानी, शीशे वगैरह पर पड़ती है तो ये इनमें से बगैर किसी तब्दीली के गुजर जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। When light falls on transparent objects such as air, water and glass etc., it passes through them unchanged. और इसमें आपका ये बताना ज़रूरी था कि वो unchanged यानी कि पूरी की पूरी ही एक तरफ से दूसरी साइड पर पास आउट हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। तो इसमें अगर आपने दोनों डेफिनेशन ठीक लिखी हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि एक डेफिनेशन के सिर्फ आपको 2 मार्क्स ही ग्रांट होंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, वो ये था कि सितारों के चमकने में रिफ्रैक्शन का क्या किरदार है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। कि ये जो आपको चमकते हुए सितारे नज़र आते हैं इनमें रिफ्रैक्शन का किरदार क्या है। ठीक है, तो जो इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना था जिसने उसी को भी 7 मार्क्स ग्रांट किए जाने थे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इन रियलिटी स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। कहता है कि असल में तो जो स्टार्स हैं वो चमकते नहीं हैं, बट दे अपीयर टू ट्विंकल, लेकिन वो आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं व्हेन दे आर सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, जब आप उसको ज़मीन से देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। स्टार लाइट रेस पास फ्रॉम द स्टार टू द अर्थ, वो क्या है जी, सितारों से आती हैं किसी तरफ, सूरज की तरफ। वो दरमियान में उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें, वैक्यूम को पास आउट करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर को पास करना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर इसकी आपको पता है एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर वगैरह, उनको पास आउट करती हैं, उनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ और टेम्परेचर को फेस आउट करते हैं। और उसके बाद जो है वो स्टार लाइट जो है वो ज़मीन के ऊपर पहुँचती है। ठीक है, और वो भी रैंडम डायरेक्शन में, मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो बिखर जाती है ज़मीन पर पहुंचने से पहले। और इसकी वजह से ही वो आपको क्या है जी, चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स से जो कि आपने बताना था कि वो मुख्तलिफ लेयर्स में से गुजर रहे हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से ये हो रहे हैं। जिसने ये लिखने थे उसको ही 7 मार्क्स अवार्ड किए जाने थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो ये था कि लकड़ी का ब्लॉक पानी पर क्यों तैरता है और क्ले बॉल पानी में क्यों डूब जाता है। ये 2 मार्क्स का था क्वेश्चन आपका। तो इसमें आपने सिंपल एक चीज़ बतानी थी, डेंसिटी का जिक्र आपने करना था कि लकड़ी के बॉल की डेंसिटी चूँकि पानी में उसकी कम होती है इसलिए ये पानी पर तैरता रहता है, जबकि क्ले बॉल जो है वो ज़्यादा डेंस होता है, वो डूब जाता है। ठीक है, तो क्या चीज़ थी आपने बतानी, द वुडन ब्लॉक हैज़ लेस डेंसिटी देन वाटर, दैट्स वाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाइल अ क्ले बॉल हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, हैंस इट सिंक्स इन वाटर। नेक्स्ट है जी आपका मतवाजन हो गया। मतवाजन फोर्सेस क्या हैं, तो इसमें मतवाजन फोर्स यानी कि बैलेंस फोर्स और जो अनबैलेंस फोर्स है दोनों की डेफिनेशन का क्या था, 1-1 नंबर था। ठीक है, द फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड
और दूसरा ये कि इन अपोजिट डायरेक्शन में उनको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्सेस। ऑन द अदर हैंड अनबैलेंस फोर्सेस मीन दैट द फोर्सेस एक्टिंग इन वन डायरेक्शन आर ग्रेटर देन द फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि एक सिमत में काम करने वाली फोर्सेस मुखालिफ सिमत में काम करने वाली फोर्सेस के से ज़्यादा हों। ठीक है, तो तब वो क्या होंगी, अनबैलेंस या गैर मतवाजन फोर्स। तो ये एक एक डेफिनेशन के क्या थे, आपको 2 मार्क्स ग्राउंड होने थे। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स का था। टीम ए और टीम बी के दरमियान रस्साकशी के मुकाबले में दर्जादार सूरत हाल का असर क्या होगा। ठीक है, तो पहला जो था उसमें आपको 2 मार्क्स ग्रांट किए गए थे, यानी कि अगर टीम ए ज़्यादा फोर्स लगाए तो क्या होगा, टीम बी लगाए तो उसका आपको 1 नंबर मिलना था। सिमिलरली अगर ए और बी दोनों बराबर लगाए तो फिर आपको क्या था, उसका भी 1 नंबर अवार्ड होना था। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आंसर में क्या चीज़ें आनी थी। ठीक है, तो आपने ये लिखना था कि इन द एग्जाम्पल ऑफ टग ऑफ वार टीम ए पुल्स अ रोप इन वन डायरेक्शन एंड टीम बी पुल्स इट इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ़ अ टोटल फोर्स ऑफ टीम ए इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ टीम बी, तो क्या होगा कि रो विल बी मूव टुवर्ड ए, जो रस्सी है वो टीम ए की तरफ चली जाएगी। और इस केस में क्या है, इन केस ऑफ फोर्स बी अगर ज़्यादा लगाएगी तो जो रोप है वो मूव कर जाएगी टीम ए की तरफ। और दोनों सूरत हाल में, बोथ केसेस, हम ये कहेंगे कि फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगी, अनबैलेंस्ड। और दूसरा ये कि द फोर्सेस ऑफ बोथ द टीम्स, और अगर दोनों फोर्सेस की जो फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, रो विल नॉट बी एबल टू मूव। ठीक है, और हम ये बोलेंगे कि जो है वो फोर्स क्या है वो बैलेंस होगी और दे विल बी नो मूवमेंट। ठीक है जी। जो नेक्स्ट था ये आपका था इलेक्ट्रिकल पावर की तारीफ़ करें, यानी कि डिफ़ाइन करें इलेक्ट्रिकल पावर को। तो जिसने 2 नंबर की डेफिनेशन लिखनी थी उसको 2 नंबर अवार्ड हो जाने थे। क्या लिखना था आपने कि ये एक शरह है जिस पर एक आला इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इज़ अ रेट एट विच आ डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, वो भी 4 मार्क्स का था। उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिकल हीटर की रेजिस्टेंस आपको 10 ओम बताई गई थी, करंट भी बताई गई है 2 एम्पेयर। इसके साथ आपसे पूछा गया क्या है जी, वोल्टेज। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या लिखना था, इसमें ये लिखना बहुत ज़रूरी था कि आप ओहम का कानून यूज़ लिखें। आपने लिखना था अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। इसमें आपने I की वैल्यू पुट कर देनी थी, R की वैल्यू पुट करनी थी जो कि 2/10 है, और आपके पास आंसर आ जाना था 20 वोल्ट। बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें सारे स्टेप करने थे, उसको टोटल 4 मार्क्स मिलने थे। अगर आपने डायरेक्ट ये लिख दिया 2/10 इज इक्वल टू 20, तो फिर आपको उसका एक ही नंबर मिलना था। मतलब ये कि 2 नंबर जो थे वो आपकी डाटा ऑर्गेनाइज करने के थे। ठीक है, 1 नंबर आपका ओहम के कानून का था और 1 नंबर नीचे जो था उसकी सारी वैल्यूज़ पुट करके तो कैलकुलेशन का था। तो इसके साथ ही अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जिसमें ये था कि आपका क्वेश्चन था डिफरेंस के बारे में, अर्थ वायर और सर्किट ब्रेकर में कोई से 2 फ़र्क बताने थे। ठीक है, यानी कि अगर आप एक एक फ़र्क दोनों का लिखते हैं तो आपको एक एक नंबर जो है वो 2 मार्क्स ग्रांट होंगे, और अगर आप दोनों फ़र्क लिखते हैं तो फिर आपको जो थे 4 मार्क्स ग्रांट होने हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने क्या लिखना था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो एक तार के ज़रिए ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं जिसे हम अर्थ वायर कहते हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल राह से लीक होने वाले या फिर इजाफी करंट को ज़मीन तक पहुंचा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। ये तो हो गया आपका एक पॉइंट। इसके बाद आपने सर्किट ब्रेकर का पॉइंट डिस्कस करना था कि ये भी क्या है, खुदकार स्विच है, ये फ्यूज़ की तरह काम करता है, और इसमें से भी जब कभी ज़्यादा करंट बहता है तो ये क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, और इसको भी हम क्या है, एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, और नुकसान से, जो घरेलू शदीद नुकसान होता है उसके वजह से हम बच जाते हैं। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है हमारे घरों में, उसमें अब इसको फ्यूज़ की जगह पर इस्तेमाल बड़े पैमाने पर भी किया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थे। उम्मीद है आपको हर क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ये भी समझ आई होगी, और जो मिस्टेक्स आपने इस दफ़ा किए हैं वो आप नेक्स्ट टाइम करने से अवॉइड करेंगे। थैंक यू।